ए, कौन उधर से बोलता है जे? नहीं देख रहे यहाँ पर मंगरा और जो है सो केत की बाई ठीक चुकी है। चुप। हाँ, तो किसान भाई बहन को मंगरा भाई का बहुत बहुत जोहार और आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ में केतकी का भी प्यार भरा जोहार। और स्वागत? हाँ भाई, स्वागत आपने स्वागत कर दिया तो हमने स्वागत कर दिया। देख रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों का हमेशा ही कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत रहता है। हाँ, तो स्वागत तो रहता है, लेकिन स्वागत करके आप क्या दिखाइएगा? सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने किसान भाई बहनों को दिखाएंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी विकास के लिए 17 जिलों में होगी नर्सरी स्थापना। केजीवीके में 200 महिलाओं ने लिया कृषि प्रशिक्षण। पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं रेड लेडी नामक उन्नत प्रभेद। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में बागवानी विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों में छोटी एवं बड़ी नर्सरी स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। ये काम उद्यान निदेशालय तथा कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार की देखरेख में होगा। इस काम के लिए इच्छुक कृषक, उद्यमी सोसाइटी, सहकारी समिति या कृषक समिति परियोजना प्रस्ताव और ऋण स्वीकृति पत्र के साथ 13 जुलाई 2013 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन जिलों में काम किया जाएगा वो हैं रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, लातेहार, सरायकेला, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एवं सिमडेगा। पिछले दिनों कृषि ग्राम विकास केंद्र में केजीवीके और एक्सिस फाउंडेशन के साझा प्रयास से ग्रामीण स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में श्रीविधि से धान की खेती की जानकारी दी गई। और हमारे आजीविका कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम होता है जो कि रोजगार को बढ़ाने के लिए किया जाता है गाँव में, और उसमें से मुख्य है वो है कि श्रीविधि के माध्यम से धान की खेती को करना, जो कि हम लोग देखे हैं पिछले वर्ष हमारे करीब 1,500 किसान अलग अलग जगह से एक श्रीविधि से धान की खेती किया था, और जिसमें उन्हें लगभग दुगना या दुगना से भी अधिक उत्पादन मिला था। इस साल हम लोगों की कोशिश है 12 से 15 हज़ार किसानों के साथ श्रीविधि का खेती करना और उनको तकनीकी जानकारी देना और उनको जब समय समय पर किस तरीके से श्रीविधि का खेती होगा ये इससे जोड़ना। इस साल हम लोग चाहते हैं कि कम से कम छोटा से छोटा खेत, चाहे 10 डिसिमिल का हो या 25 डिसिमिल का हो, इतने में ही किसान अपना श्रीविधि का खेती करे और इसकी सुविधाओं को और फायदे को देखने के बाद वो अगले वर्ष इसको बढ़ाएंगे। धान की खेती के लिए किसान एरोबिक विधि से भी बीज बुआई करके अपने खर्च में बचत कर सकते हैं। इस विधि में नम जमीन में बीजों की सीधी बुआई की जाती है, जल जमाव और कादू की जरूरत नहीं होती है। एरोबिक विधि धान बुआई की एक सहज और सरल तकनीक है। इस विधि से की जाने वाली खेती से पारंपरिक धान बुआई से प्राप्त उपज के बराबर ही पैदावार मिलती है। इसमें एरोबिक राइस के लिए एरोबिक तकनीक से धान की खेती के लिए कर सकते हैं। जितने भी आपके संकर धान जो 115 से 120 दिन, जैसे आपका राइज तेज या KRH2 या PHB 71, इन किस्मों का जो है उपयोग, या PSC 837 या DRR-H2 या DRR-H3, तो ये संकर किस्मों का भी उपयोग हम लोग जो दो ज़मीन है, मध्यम ज़मीन, उसमें हम लोग कर सकते हैं, जहां हम लोग ट्रांसप्लांटिंग के लिए पारंपरिक विधि में जो है कादो करके जो खेती करते हैं उसके लिए इंतज़ार करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग एरोबिक का सीधा उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो उपज है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जो पारंपरिक विधि है और इसमें लगभग बराबर आता है यदि आप खरपतवार को नियंत्रित कर लेंगे तो। बागवानी के इच्छुक किसान पपीता की खेती करना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए रेड लेडी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 300 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ है। किसान अन्य फसलों की तरह पपीते की खेती करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छी उपज देने वाला उन्नत प्रभेद का चयन करना होगा।
इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। पपीते किस्म की अगर हम बात करें तो अच्छा किस्म के बारे में बताऊँ आपको, रेड लेडी बोल के एक किस्म आती है जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रति एकड़ का अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ हम एक पौधे से हम देखें तो 30 से 40 किलो प्रति पौधे के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, इसे उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर हम पूरा एकड़ का बात करें तो लगभग 1000 पौधे आते हैं एकड़ में, तो 30 से 40 हज़ार किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन किसान भाई निकाल सकते हैं। और 1.5 से 2 लाख रुपये एक एकड़ से पौधे खेती करके निकाला जा सकता है, कमाई किया जा सकता है। किसान रोपा धान में निकाई गुड़ाई के लिए कृषि उपकरण वीडर की सहायता ले सकते हैं। ये मानव चलित यंत्र है जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। क्या आप इस उपकरण में देख रहे होंगे कि इसमें एक रोटर बना होता है और इस वीडर को बेसिकली पौधों के बीच में रो टू रो लगाते हैं, क्यारी के बीच में लगाते हैं और पौधों से हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी उनको चलाया जाता है। और धान की रुपाई करने के पहले 15 दिन में इसको पहली बार चलाया जाता है, उसके बाद 30वें दिन और उसके बाद 45वें दिन। पूरी जो फसल का जो साइकिल है 90 से 95 या 100 दिन का, उसके अंदर 3 बार आपको इस उपकरण को चलाया जाता है। इसका मुख्यतः उसका उपयोग यह है कि मिट्टी की परत को ऊपर से नीचे करता है और जो खरपतवार होते हैं वो उसको मिट्टी में हरित खाद के रूप में मिला देता है, जिससे वो जैविक खाद का रूप ले लेते हैं और पौधों को एक उर्वरक शक्ति देते हैं। इसके साथ साथ निकाई गुड़ाई करने से पौधों में हवा और मिट्टी और जो पोषक तत्व हैं उनको ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण पौधे में ज़्यादा किले निकलते हैं और उनकी पैदावार बढ़ती है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1875 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 2800 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1375 रुपए से 2050 रुपए, चना 3650 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5700 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5050 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9700 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, अपने कृषि समाचार में देखा, मंडी के भाव के बारे में जानकारी ली, कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारियां ली और मौसम के हाल के बारे में भी बिल्कुल सही जाना। तो भाऊजी, अब ये बताया जाए कि अब क्या करना है। सबसे पहले तो हम लेंगे एक छोटा सा विराम। वाह, तो चलिए लेते हैं छोटा सा विराम। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहन। हम लोग हर बार की तरह इस बार भी दिखाएंगे कीटनाशी दवाइयों का सुरक्षित उपयोग, और उपयोग करें तो हम लोग किन किन बातों का ख्याल रखें। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी किसान भाई बहन खेती बाड़ी का मौसम होता है, व्यस्तता की वजह से उनके दिमाग से उतर जाता है कि सावधानी रखनी चाहिए। तो हम इनको बार बार इस रिपोर्ट के ज़रिए या विशेषज्ञ के जरिए ये याद दिलाते रहते हैं कि नहीं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आइए देखते हैं कीटनाशी संबंधी दवाओं का प्रयोग जब हम करते हैं तो कैसे उसे सावधानी के साथ प्रयोग करें। इसी पर आधारित एक टीवी रिपोर्ट। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें।
कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। हाँ, तो हम लोग कीटनाशक दवाइयों के सुरक्षित उपयोग के बारे में देख लिए, जान लिए, समझ लिए और अब ऐसा ही हम लोग करेंगे भी। बिल्कुल सही। लेकिन अब क्या है इरादा? भाई मेरा इरादा तो हमेशा नेक होता है, आज आप बताइए। मेरा इरादा तो आपसे ज़्यादा नेक होता है और उस नेक में एक नेक बात ये है, अनेक बात में एक बात और नेक बात ये है कि किसान भाई खाली खेती बाड़ी नहीं करते, पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, बतख पालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हुए तमाम तरह के कार्य करते हैं। लेकिन आज हम लोग जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे वो है बकरी पालन। बिल्कुल सही। तो किसान भाई हम लोग बकरी पालन करते हैं, तो इन दिनों खास करके बकरियों में एक बीमारी होती है BPR और एट्रोसिन नामक एक रोग होता है। तो कैसे हम अपनी बकरियों की सुरक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें और इन रोगों से उनका बचाव कर सकें, तो इस विषय पर कौन जानकारी दे रहे हैं? इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज का विषय है कि बकरियों में होने वाले PPR रोग एवं एंटोट्रोपिन बीमारी के लक्षण एवं किस प्रकार से उसका बचाव किया जाए, इसी विषय की जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, पशु औषधीय विभाग में। तो चलिए डॉक्टर साहब से इस विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये PPR जो बीमारी होता है बकरियों में, वो है क्या? PPR जो है वो वायरल बीमारी है। वो उसमें क्या है कि एक सांस लेने में तकलीफ़ और निमोनिया हो जाता है और दूसरा वो ये पेट में भी गड़बड़ी करता है, तो इसके कारण डायरिया हो जाता है। तो ये बहुत ही संक्रामक रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की बहुत सी संभावना रहती है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जैसे अभी बरसात के समय अभी हल्का बरसात शुरू हुआ है, जिस तरह से गर्मी के बाद तुरंत बरसात शुरू हुआ है, तो इस समय में इसके फैलने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि अभी जो वातावरण में नमी आ गई है उस समय में ये वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पानी के जो बूंद हैं,
और उसमें वो आ जाते हैं। और जैसे सांस से जो रोग ग्रसित बकरियां होती हैं वो उसके सांस से वो निकलती है और वो वातावरण में आएगी, फिर वो दूसरा बकरी जब उसको लेगा तो वो उससे रोग ग्रसित हो सकता है। तो इसके फैलने के इसका मतलब हुआ कि ये छूत की बीमारी हुई। छूत की बीमारी है, बहुत छूत, मतलब ये पशु चारा में आदमियों के ये वस्त्र में से जो जाते हैं, वो जो पहने हुए हैं जूते हैं या चप्पल है या जो पैंट कमीज जो पहने, उससे भी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। और जो रोग ग्रसित के साथ में अगर किसी को रखे हुए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सांस से उसका हमेशा निकलता रहता है। तो अगर उसके साथ में कोई अगर स्वस्थ पशु भी है, बकरी है, तो वो उसमें जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। मतलब आपके तरफ से किसान भाइयों को सुझाव होगा कि जो भी इस रोग से ग्रसित हो उनको आप अलग बाड़े में या अलग जगह पर उसको सुरक्षित रखें और उसका इलाज कराएं। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर कोई भी रोग ग्रसित बकरी है या कोई भी पशु है, जब किसी भी रोग के बारे में, बचाव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला यही होता है कि रोग ग्रसित पशु को अलग रखना है और इसको अलग रखना है, स्वस्थ पशुओं को, बकरियों को अलग रखना है। नहीं तो ये समय नहीं देता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक है। अच्छा, एक बीमारी और है एंटोटॉक्सिन, जिसके बारे में हमने अपने विषय में बताया, तो ये क्या होता है, इसका लक्षण क्या है? एंटोटॉक्सिन जो है, जो मेमनों में होने वाली बीमारी है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें अधिकतर उसी में होती है, तो उसमें होने की वाली बीमारी है। और ये जैसे दूध अधिक पी लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो जैसे दूध अधिक पी लिया तो ये नेचुरल रूप में इसमें रहता है, आपके शरीर में, पेट में रहता है नेचुरल रूप में। लेकिन जब उसको उस तरह की कंडीशन मिलती है तो वो बढ़ जाता है। तो दूध अधिक पी लिया तो उसमें क्या होगा, उसको बहुत अधिक फीडिंग मिल जाती है बैक्टीरिया को, तो उससे क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और टॉक्सिन लिबरेट करता है, जहर लिबरेट करता है, और उसके कारण वो डायरिया होता है, बहुत तेज़ी से डायरिया होगा। कभी कभी वो इस तरह का फॉर्म में चला जाता है कि न्यूरल फॉर्म में, मतलब ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में चला जाता है। तो उसके कारण नर्वस फॉर्म में, मतलब कि ये स्नायु तंत्र के जो हैं वो उसको डिस्टर्ब करता है। तो उसमें क्या होता है कि अचानक देखेंगे कि मेमना खेल रहा है और अचानक फिर वो उछलेगा और उसके बाद गिर जाएगा और मर जाता है। अच्छा। तो वो बीमारी मतलब कि नर्वस फॉर्म की स्नायु तंत्र की बीमारी के कारण होता है। अब है कि अगर मान लीजिए किसी बकरी को ये हो जाए बीमारी, तो उससे कैसे बचाव करेंगे, या शुरुआती में उसका टीकाकरण को कोई है उपाय या फिर कोई दवा है, उसके बारे में बताएं। जैसे ये जो पहले पीपीआर के जिस तरह हम लोग ने डिस्कस किया था, तो पीपीआर तो एक वायरल बीमारी है, तो उसका तो ये उपचार नहीं होता है। लेकिन ये उपचार इसलिए करते हैं कि जैसे उसको निमोनिया हो गया है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको इस तरह का कंडीशन देते हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो जैसे घरेलू उपाय में किसान भाइयों कर सकते हैं कि यूकलिप्टस का जो पत्ता आता है या उसका जो रस है, चाहे यूकलिप्टस का रस होता है, वो यूकलिप्टस तेल मिलता है, तो उसको एक कपड़े में लेकर नाक में उसको सुंघाने से, तो जैसे कि वो सांस लेना शुरू कर दे। अच्छा। मतलब ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो सांस लेने में तकलीफ होती है जी, तो उसको कम से कम है कि सांस लेना शुरू कर दे। अच्छा। जो उसका जो ये सांस का जो तंत्र है उसमें पानी काफ़ी, म्यूकस काफ़ी आ जाता है, तो उसमें बहुत रुकावट होती है, तो ये उसको हटाता है। तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, तो थोड़ा सा समय मिल जाता है। फिर वो पशु चिकित्सक के पास जाके, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं वो वजन के अनुसार दी जाती हैं। अच्छा। तो पशु चिकित्सक से मिल के उसको फिर वो उसका दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक देना होगा और वो बुखार के लिए दवाई देनी होगी। तो ये इसलिए दिया जाता है कि दूसरा जो बैक्टीरिया जो है, विषाणु है, वो आके उसको और रोग को और नहीं बढ़ा दे जी, तो इसलिए उसको दिया जाता है। लेकिन इसके लिए है कि एक टीका उपलब्ध है। पहले दिया जाएगा इसको? जी हाँ, ये जो जैसे अभी गर्मी शुरू हो रही थी, अभी भी समय है, अभी भी जो है, तो अभी जैसे पूरा बरसात रूप से आया नहीं है, तो अभी भी इसका उपयुक्त समय है। पीपीआर का एक वैक्सीन आता है, पीपीआर वैक्सीन, तो उसको 100 डोज का एक बार में आता है। एक बकरी को 100
डोज 100 बकरियों के लिए एक डोज में आता है। अच्छा। तो किसान भाइयों के पास अगर 10 बकरियां हैं तो 8-10 लोग मिल के उसको ले आएंगे। 4 रुपये का एक टीका पड़ता है एक बकरियों के लिए, और वो बकरी को 1 ml चमड़ा में दे देंगे तो उससे साल भर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। आपने तो बताया PPR के लक्षण और उसका बचाव का उपाय। अब एक एंटोट्रोपिन के बारे में आप बता रहे थे, उसके बचाव और क्या क्या उपाय करेंगे हमारे किसान भाई? उसके लिए भी एक टीका उपलब्ध है। वो टीका एंटोटॉक्सिमिया टीका वैक्सीन कहलाता है। तो वो 25 बकरियों के लिए एक डोज आता है। जैसे वो पहले हमने बताया कि 100 बकरियों का, इसमें 25 बकरियों का होता है। और वो उसमें भी वही है 1 ml पर बकरी को लगा दीजिए। उससे एक वो साल भी 100 ml का आता है? नहीं, 25 का रहता है। तो उससे आपको 25 बकरियों को आप लगा दीजिए। उससे मतलब कि उससे क्या होता है कि, और वो जो मादा बकरियां हैं जो बच्चे देने वाली हैं, उससे पहले उनको लगा देने से उसका दूध उसका पिलाइएगा। तो बच्चों में, जैसे मैंने बताया कि बच्चों में सबसे अधिक होता है, तो जो पहला दूध उसको पिलाइएगा तो वो जो वैक्सीन किया हुआ मादा से वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और वो इम्यूनिटी 4 महीने तक देती है। फिर 4 महीने के बाद फिर वो बच्चों को फिर से लगा दीजिए। तो कोई भी टीकाकरण करते हैं तो जो उम्र होता है उसका 4 महीना होता है। पहला टीका 4 महीना, उसके बाद फिर हर साल। तो इस तरह से उसकी बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से बकरियों में होने वाले PPR रोग एवं एंटोट्रोपिन जो बीमारी होती है उसके क्या लक्षण है और उसका किस तरह से बचाव करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब प्रवीण कुमार ने अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से हमारे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। हाँ भाई, तो डॉक्टर प्रवीण कुमार ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ, तो इसके साथ ही अब हमारा समय समाप्ति की ओर बढ़ चला है। बिल्कुल तो हम आपसे इजाज़त लें। इससे पहले हम बताते हैं अपना पता, और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। हाँ, किसान भाई बहन, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि पता तो आपने नोट कर लिया, लेकिन कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, या आपको कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो, तो हमें आप खत अवश्य लिखिएगा। और हमें आप दीजिए इजाज़त। जोहार।